हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में जो 3 आईपीओ एक साथ ओपन होंगे, उनमें से जो तीसरा आईपीओ है साई पैरेंटरल्स आईपीओ, तो उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। उसके अलावा तीसरा आईपीओ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो जो आईपीओज हैं उनके मैं रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपने देख भी लिए होंगे। जो लोग रेगुलर कनेक्टेड है वो देखते भी होंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर देख लीजिए, वहां पर भी आपको जो वीडियो के लिंक है वो मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको वहां जानकारी मिलती रहती है। इसलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब के अंदर जो लिंक है वहीं से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फेक चैनल से पैसे मांगते हैं, फिर आपके साथ कोई गलत पैसा मांगता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए और डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज, एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब जीरो जीएमपी बता रही है। ठीक है, वैसे जीएमपी अंदाजा होता है, बट एक रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट आना बाकी है, आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या है कि ग्रे मार्केट और एंकर लिस्ट है, थोड़ा बहुत पता चलता है कि लिस्टिंग गेंस वगैरह कैसा मिल सकता है। फिर बात आती है कंपनी की डिटेल्स की, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है वो भी जान लेते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, साई पैरेंटरल्स कंपनी जो है एक फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंपनी क्या करती है, एक तो खुद के ब्रांड के नाम से भी दवाइयां बेचती है, साई नाम से भी, और दूसरा क्या करती है, दूसरी कंपनियों को भी बना के देती है। भाई उसको बोलते हैं सीडीएमओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता ही होगा, मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर ऐसा बता चुका हूँ। वो क्या है, अदर कंपनीज के लिए दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है। तो क्या है, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है वो छोटी कंपनीज को ऑर्डर देती है कि भाई ये हमारा ये फार्मूला है, इस तरह से आपको ये दवाई मैन्युफैक्चर करके हम को देनी है। ऐसा होता है नॉर्मली, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं। तो ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है, तो अलग अलग टाइप के जो होते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज अगर इसका रेवेन्यू देखें तो टैबलेट जो बनाती है वहाँ से 36% का रेवेन्यू। इंजेक्टेबल्स मतलब जो अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह भी आप मान के चल सकते हैं, वहाँ से लगभग 44% का रेवेन्यू। जो लिक्विड ओरल्स होते हैं, मतलब जो पीने वाली दवाइयाँ होती है, वहाँ से लगभग 9% के आसपास का रेवेन्यू। फिर कैप्सूल्स आते हैं, वहाँ से 2.5% के आसपास का रेवेन्यू। फिर ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, वहाँ से आधा परसेंट। और अदर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह है वहाँ से लगभग 6.5-7% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो करीब करीब मैंने आपको बता दिया, इस तरह से इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है। बाकी जो सीडीएमओ बिजनेस है, दूसरे कंपनीज के लिए जो दवाइयां बनाती है, वहां से लगभग 64-65% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। और खुद के लिए जो दवाइयां बनाती है वहां से लगभग 35% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और बात करें मार्केट शेयर की, तो उसका ये देखो, मार्केट शेयर, ये जो सीडीएमओ बिजनेस है या फार्मा बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बिखरा हुआ भी है। तो एग्जैक्टली मार्केट शेयर निकालना तो ईजी नहीं है, बट मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो बहुत पीछे है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है ये। तो लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है, बहुत पीछे की पोजीशन के अंदर आप कह सकते हैं। बाकी कंपनी की शुरुआत 2001 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 25 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर, अच्छी बात है। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ है और कितनी है, टोटल इसकी 5 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स इसकी तेलंगाना के अंदर है जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, और एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसकी भी यूनिट लगी हुई है। और एक फॉरेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इनकी यूनिट लगी हुई है जो उन्होंने एक्वायर वगैरह किया था कुछ। अब अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपोर्ट से इनकम होती है वो 20% के आसपास है। इंडिया से डोमेस्टिक से इनकम होती है वो 80% के आसपास है। अब कंपनी की कुछ अगर खास बातें बताऊं, तो कंपनी ने एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और कंपनी है उसको एक्वायर वगैरह किया है, मतलब उसके अंदर काफ़ी हिस्सेदारी खरीदी है। और इसके पास जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं WHO वगैरह के, तो उसके पास हैं। और कंपनी का जो बड़ा फोकस है वो जेनरिक मार्केट और सीडीएमओ के अंदर है। तो ओवरऑल ये सेक्टर बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर, लिस्टेड अनलिस्टेड पेयर्स खूब हैं। ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जैसे मान लो कि कोई ग्राहक इनसे नाराज़ हो गया, या ये ग्राहक को कुछ मतलब ऐसा कर देते हैं कि भाई ग्राहक नाराज़ हो जाए, तो दूसरा तैयार बैठा है। मतलब एक बात है कि तू नहीं तो तेरा बाप और है, इस तरह से। तो ये सेक्टर ऐसा है कि इसके अंदर आपके पास कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानते हैं कि इसके पास क्या विशेषताएं हैं, कि वैल्यूएशन सस्ती दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ जान लेते हैं। तो 2023 से 2025 तक अगर देखें, इसके फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। फिर बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। मार्जिन 2023 के अंदर 4.5%, 4.5%, फिर 2024 के अंदर 5.4%,
और 2025 के अंदर 8.8%। लगातार मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके हाथ में साल दर साल बढ़ रहे हैं, 188 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स जो उधारी है ओवरऑल पिछले सालों की तुलना में थोड़ी कम हुई है, अच्छी बात है। अभी 76 करोड़ रुपए इसके आसपास की बोरोइंग्स है सितंबर तक। तो वहां तक इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकलता है 0.36 का, मतलब कंट्रोल के अंदर है ये भी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। और एक अच्छी बात ये कि आईपीओ के पैसे से करीब करीब मतलब अपना डेट रीपेमेंट करिए 50 करोड़ के आसपास, ठीक है। एक दो अलग अलग जगह इनका डेट वगैरह है, तो 50 करोड़ रुपए के आसपास टोटल डेट रीपेमेंट होगा। उसके बाद डेट काफ़ी कम हो जाएगा आईपीओ के बाद। तो ये एक और अच्छी बात लगी कि भाई डेट काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है और आईपीओ के बाद और स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी आरओई 16.8% और आरओसीई 28.9% के आसपास। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। उसका जो पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 72 का है और ये काफ़ी छोटी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, जो इसने पीयर्स मेंशन किए हैं उनसे भी काफ़ी छोटी है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन सबसे सस्ती होनी चाहिए, मतलब ये तो होना चाहिए। और ये कंपेटिटिव सेक्टर है। अदर जो पीयर्स है उनका पी है 32 से लेकर मतलब 100 के पार है, ठीक है। तो इसका पी है 70 का। तो वैल्यूएशन पी वाइज तो हायर साइड ही, मतलब अपर साइड ही नजर आ रही है, सस्ती तो नहीं है। फिर प्राइस टू बुक इसका देखें तो 10.9 का है, मतलब बहुत ज़्यादा है। 10.9 प्राइस टू बुक होना, मतलब इतना होना नहीं चाहिए छोटी कंपनी के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्राइस टू बुक देखा जाए तो 2 से लेकर 4 या 5 तक फेयर है, और अदर कंपनीज का 2.8 से लेकर 7 के बीच में, इसका 10.9 है। तो मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यूएशन बहुत महंगी है। तो मैंने आपको कहा कि भाई जैसे सेक्टर अगर कंपिटिटिव है तो आपके पास क्या खास बातें हैं, तो आप सारी चीज़ें खास लेके आइए। जैसे फाइनेंशियल्स आपने अच्छे कर दिए, तो वैल्यूएशंस वाला डिपार्टमेंट भी अच्छा लेके आइए, तो क्या है कि आप मार्केट में टिक पाओगे। अब कोई भी चीज़ें मार्केट में आपसे अच्छे दाम पर कोई चीज़ दे रहा है, तो आपकी चीज़ क्यों खरीदेंगे। आप आईपीओ लेके आए हो, इतने सालों में मेहनत की है, तो वैल्यूएशंस अच्छी दीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके लाइए, तो क्या है मार्केट में चलेगा। ऐसे ही लेके आना कि बस मार्केट से पैसा उठाना है, तो ये कोई मतलब वाली बात तो मुझे लगी नहीं। तैयारी करो तो बढ़िया करो, तैयारी लिस्टिंग अच्छी करवाओ, वैल्यूएशंस अच्छी दो लोगों को, ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो और मार्केट में चीज़ भी टिक पाए। आप इस मेरी बात से सहमत है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, अच्छी नजर आ रही है, वैल्यूएशंस महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 2 अप्रैल को। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। 372 रुपए से लेकर 392 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 38 मतलब 38 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इशू साइज है 408 करोड़ रुपए के आसपास का, छोटा इशू साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिसके अंदर फ्रेश इशू है 285 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर अपना कुछ डेट पे करेगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कुछ वर्किंग कैपिटल में काम में लेने वाली अच्छी बात है। फ्रेश इशू का अच्छा उपयोग है। ओएफएस है 123 करोड़ रुपए का। पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी 61% के आसपास है, बाद में 51% के आसपास की रह जाएगी। 51% तो फिर भी ठीक है, बाद में इससे कम ना हो वो थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। बाकी छोटी कंपनी है तो मुझे लगता है 75%, 100% इसके पास ही होनी चाहिए, और बाद में 75% तक करे तो बढ़िया। नहीं तो ऑलरेडी पहले से ही मुझे लगता है मतलब इनकी प्रमोटर की होल्डिंग कम है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1731 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बनेगा इस प्राइस बैंड पर। तो मतलब थोड़ा छोटी कंपनी ज़्यादा है, तो रिस्क भी थोड़ा बना हुआ रहता है स्मॉल कैप के अंदर। बाकी रिटेल पोर्शन है 35% का, ठीक है। ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें नहीं करें तो लिस्टिंग के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूँगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए। वो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें। तो अभी जीएमपी अंदाजा होता है, बट रेफरेंस के लिए हम जान लेते हैं कि भाई मार्केट में क्या हलचल चल रही है। तभी जीएमपी 0 बता रही है, ठीक है। तो जीएमपी में हम 0 पॉइंट देना चाहूँगा। हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो मैं पूरा 1 पॉइंट देता हूँ, 10% हो तो आधा पॉइंट देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको 0 पॉइंट मिलता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस महंगी है, छोटी कंपनी है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस और सस्ती करनी चाहिए थी, सस्ती करनी चाहिए थी। वैल्यूएशन में मैं भी 0 पॉइंट देना चाहूँगा, महंगी वैल्यूएशन है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन की, तो वो आना बाकी है। एंकर लिस्ट छोटा इशू है, नॉर्मल एंकर लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा कोई मुझे लगता है बड़ी एंकर लिस्ट आएगी नहीं। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, वो भी आएगा तब पता चलेगा। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि जो पैरामीटर सब वो रिस्की टाइप के होने वाले हैं। जनरली 4 मैं पॉइंट देता हूँ, 4 में से अगर 2 पॉइंट तो न्यूट्रल, 2 से ज़्यादा बनते हैं तो रिस्क फ्री, 2 से कम होते हैं तो थोड़ा रिस्की,
ठीक है। ये पैरामीटर से हम देखते हैं, ये आईपीओ का मतलब नहीं है रैंकिंग, ठीक है ना, ये आईपीओ की हम क्या कहते हैं रेटिंग दे रहे हैं, ये सब पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, बाकी कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव में मुझे विशेष ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं लगे, ठीक है, एक दो खास पॉजिटिव है, जैसे इसकी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, आईपीओ के बाद डेट वगैरह कम हो जाएगा, फाइनेंशियली अच्छी नजर आएगी आईपीओ के बाद, ये अच्छी बात लगी। दूसरा आरओसी वगैरह बढ़िया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो आरओसी वो तो ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया ही है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए सेक्टर ये कॉमन है, बहुत सारे बैठे हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि तू नहीं तो तेरा बाप ही सही, तू नहीं मतलब कोई भी मिल जाएगा भाई मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ऑलरेडी है फार्मा सेक्टर की, तो ये कोई विशेष ऐसा सेक्टर नहीं है कि भाई कोई अलग से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इनके पास विशेष बातें होनी चाहिए कंपनी के अंदर। पहली चीज़ है कि महंगी, नेगेटिव है कि वैल्यूएशंस महंगी है एक कॉमन सेक्टर के अंदर, तो ये बड़ा नेगेटिव है। और स्मॉल कैप है तो छोटी कंपनी में थोड़ा रिस्क बना हुआ रहता है, बाकी उसके अलावा इतने ज़्यादा रिस्क नहीं है कि भाई बाकी पैरामीटर्स ठीक है, बट वैल्यूएशन सस्ती देनी चाहिए थी। कोई आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है कि भाई हम अगर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके अंदर कोई खास तो या तो सेक्टर बढ़िया हो, तो सेक्टर तो कॉमन है, तो कॉमन सेक्टर है तो आप क्या दे रहे हैं, आप दूसरे से कोई सस्ती चीज़ दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, तो ये है कि थोड़ा कम अट्रैक्शन करता है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मुझे तो इतनी अट्रैक्टिव कंपनी नहीं लगी, आपको लगी हो नहीं लगी वो बता दीजिएगा, और वीडियो देख के आपकी हेल्प हुई है नहीं हुई है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी।